5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और किसान आंदोलन के बीच आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। पीएम इस बैठक को संबोधित भी कर सकते हैं। एनडीएमसी सेंटर में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रभारी और सह प्रभारी हिस्सा लेंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, कोरोना काल शुरू होने के बाद बीजेपी नेताओं की ये पहली बड़ी बैठक है। बैठक में अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में होने वाले चुनावों में बीजेपी की रणनीति पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर हमला कर दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शहर के एक इलाके से गुजर रही परिवर्तन यात्रा पर हमला कर कुछ लोगों की पिटाई कर दी थी, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी दफ्तर पर धावा बोल दिया और वहां तोड़फोड़ की। घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कई लोग टीएमसी दफ्तर पर पथराव करते दिखे। कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से से भरे लोगों के सामने उनकी एक न चली। एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग वहां खड़ी एक गाड़ी को भी निशाना बनाते नजर आए। आरोप है कि इस घटना से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर कई लोग पुलिस वालों के सामने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये लोग चाय पर चर्चा में भाग ले रहे थे, लेकिन उनके गुंडे आए, पुलिस के सामने इन लोगों ने पूरी धड़क बहुत मार मारा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर परिवर्तन यात्रा पर हुए हमले की निंदा की। यही नहीं, बीजेपी ने घटना की गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग से शिकायत कर जिले के एसपी पर कार्रवाई की मांग की। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद पर मोल्डो में 10वें दौर की बैठक में लद्दाख में पैंगोंग झील के अलावा दूसरी विवादित जगहों से सेनाएं हटाने पर चर्चा हुई। पैंगोंग झील के पास से चीन की सेना के पीछे हटने के बाद दोनों देशों के कमांडरों के बीच ये पहली बैठक थी। खबर है कि इस बैठक में गोगरा, हॉट स्प्रिंग और गलवान में सेना की तैनाती हटाने को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी समारोह में थूक कर रोटी बनाने वाले नौशाद उर्फ सुहेल नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ रोज पहले सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नौशाद नाम का वो आदमी एक शादी समारोह में रोटी बनाने का काम करता नजर आया, लेकिन रोटी को तंदूर में डालने से पहले वो उस पर थूकता दिखा। उसने एक के बाद एक कई रोटियों पर इसी तरह थूका और फिर उन्हें तंदूर के अंदर डाल दिया। शादी समारोह होने की वजह से आसपास लोगों की भीड़ भी थी, लेकिन वो इन सब से बेपरवाह होकर रोटी पर थूकने और उन्हें तंदूर में पकने के लिए डालने के काम में जुटा रहा। इसी दौरान किसी ने उसकी इस हरकत का वीडियो बना लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच नाम के एक संगठन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। यही नहीं, उसे ढूंढते हुए संगठन के लोग उसके घर पहुंच गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के बाद उन लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा मामले बढ़े हैं, जबकि कोरोना से 40 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 897 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बीएमसी की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के आधार पर इमारतों को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एक इमारत में 5 या उससे ज्यादा कोरोना मरीज मिलते हैं तो इस इमारत को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद ही लोगों को इमारत से निकलने की इजाजत दी जाएगी। बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक 20 फरवरी तक मुंबई में 1305 इमारतों को सील किया गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर जो है वो खुद अब लोगों के बीच जाकर उनको मास्क दे रही है। इतना ही नहीं, लोगों को अवेयर भी कर रही है। मैम, क्या बताना चाहेंगे, क्या कोरोना इतना बढ़ चुका है कि अभी आपको उतरना पड़ रहा है? हाँ, मैं समझती हूँ, पहले मैं मुंबई का रहे, मैं नागरिक हूँ। हाँ। और मैं शिव सैनिक हूँ। हाँ। और अभी मेरा पद महापौर है। महापौर की जिम्मेदारी सब है, ऐसे लोग कहते हैं, और मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य। तो मैं मेरा कर्तव्य कर रही है कि जिसके पास मार्क्स नहीं है उसको मार्क्स देना। और मार्क्स ही ऐसे ही अभी है कि ये अपना दवा भी है और दुआ भी है, तो लगाना चाहिए।
मैम हमने देखा कि जो मार्शल आपने तैनात किए हैं जगह जगह, उनके ऊपर अभी बहुत विवाद चल रहा है, लोग और लोगों के बीच में, और मार्शल जो मैंने कल बीएमसी उनके लिए मीटिंग रखी है। मार्शल के सब जो मेन बॉस है उनको मैं कहने वाली है, एकदम पोलाइट लोगों के साथ नम्रता से लोगों को कहो, लोग सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में बीजेपी महिला मोर्चा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में तो सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में महिला मोर्चा से जुड़ी सैकड़ों कार्यकर्ता राज्यपाल से शिकायत करने के लिए राजभवन की तरफ कूच कर गई, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद मार्च में शामिल बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुलिस वालों से भिड़ गए। कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे जोर जोर से हिलाकर गिरा दिया। इस बीच वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ने पर पुलिस वालों ने उन्हें जबरन हटाना शुरू किया, जिससे नाराज कई लोग उनसे धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा की सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर की एक सड़क पर मार्च निकाला। कुछ महिलाएं नारे लिखी तख्तियां लेकर चलती दिखाई दी, तो कुछ पार्टी का झंडा लिए नजर आईं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। बाद में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का दावा करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहनों के स्वाभिमान के साथ खेलने की उन्होंने शुरुआत की है, हमारी अस्मिता को सुरक्षित नहीं रखा है, हमने इसलिए ये शुरुआत की है। काफी देर तक राजभवन के सामने बवाल होता रहा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस अहम बैठक में राज्यों में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाए। खबर है कि इस बैठक में जेपी नड्डा ने संगठन के मंत्रियों को निर्देश दिए कि कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क किया जाए। जिन राज्यों में चुनाव है, वहां केंद्र सरकार के कामों का जबरदस्त तरीके से प्रचार किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी को गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में दो बदमाश वहां काम करने वाले कर्मचारी के पीछे पीछे दाखिल होते दिखे। एक बदमाश के हाथ में पिस्तौल दिखाई दी, जिसने दूसरे बदमाश के इशारे पर पीछे से कर्मचारी के एक पैर में गोली मार दी। इससे पहले कि वो कर्मचारी कुछ कर पाता, बदमाश ने उसके दूसरे पैर में भी गोली दाग दी। दोनों पैरों में गोली लगने के बाद वो आदमी पास में मौजूद सोफे पर बैठ गया, जबकि दोनों बदमाश वहां से निकल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद एक बदमाश लौटा और उसने उसके हाथ में एक पर्चा थमा दिया। इससे पहले दोनों बदमाश उस कर्मचारी से बातचीत करते नजर आए, जबकि थोड़ी ही दूरी पर उनका एक साथी बाइक पर बैठा नजर आया। इस घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक बार फिर अमिताभ और अक्षय को धमकी दी है। नाना पटोले ने तेल की कीमतों पर ट्वीट न करने के लिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को काले झंडे दिखाने की धमकी दी है। एक तरफ अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो दूसरी तरफ नाना पटोले की बौखलाहट भी बढ़ गई है। 2 दिन पहले यानी 18 फरवरी को भी नाना पटोले ने अमिताभ और अक्षय की शूटिंग को रोकने की धमकी दी थी, और अब पटोले ने धमकी दी है कि अमिताभ और अक्षय जहां भी दिखाई देंगे, वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। नाना पटोले की धमकी के बाद अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नाना पटोले ने जब से अमिताभ का विरोध करने और काले झंडे दिखाने की धमकी दी है, तब से अमिताभ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 3 अलग अलग धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि पहले 2 विस्फोट 15 मिनट के अंदर हुए और तीसरा धमाका एक पुलिस गाड़ी को निशाना बनाते हुए 2 घंटे बाद हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके की आवाज से पुलिस की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसके मलबे सड़क पर काफी दूर तक बिखर गए। धमाके की बाद की जो तस्वीर सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कई लोग गाड़ी के मलबे को सड़क से हटाते और उसे एक बड़े ट्रक में रखते हुए दिखे। इतना ही नहीं, इस ताकतवर धमाके की जद में आने से सेना के 2 जवान और एक नागरिक की मौत हो गई, जिनके खून के धब्बे सड़क पर बिखरे नजर आए।
که یک صدای انفجار شنیده شد. وقتی که در ساحه حضور یافتیم دیدیم که یک جسد در این قسمت افتادگی بود و یک جسد دیگه در سر بم و یک थोड़ी देर बाद वहां फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए, जिन्होंने पानी की बौछार कर सड़क को साफ किया। इन धमाकों के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल दौरे पर जाएंगे। योगी आदित्यनाथ केरल में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और रैली को भी संबोधित करेंगे। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर है कि योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे लखनऊ से केरल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता की है। ऐसे में बीजेपी केरल के चुनाव में हिंदू वोटों को लुभाने के लिए उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। पटना में बिहार बोर्ड की सोशल साइंस की 10वीं की परीक्षा रद्द होने के विरोध में कुछ छात्रों ने जमकर बवाल किया। ये परीक्षा पूरे बिहार में 19 फरवरी को हुई, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया, जिसके बाद सोशल साइंस की परीक्षा रद्द कर दी गई। और इसी वजह से पटना के कई छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कुछ छात्र सड़क पर उतरकर हंगामा करते दिखे। इतना ही नहीं, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क से गुजर रही बसों और गाड़ियों को भी निशाना बनाया और उनके शीशे तोड़ दिए। सड़क पर हो रहे बवाल की वजह से वहां जाम लग गया, कई गाड़ियां उसमें फंस गई, लेकिन छात्रों का हंगामा नहीं रुका। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस वालों ने मामले को शांत करवाकर जाम खुलवाया। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर उनकी नाबालिग लड़की की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। लड़की के परिवार ने दावा किया कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुका था और शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। घर पे आया, घर पे कहने लग गया बहन से कि तू मेरे से शादी कर ले। तो बहन ने यानी माँ को बताया सबका, जैसे से बोल रहा है। तो फिर मम्मी बोल रही थी अभी आ रहे हैं हम, उसे सब्जी लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो उसने सर पे हथौड़ा मार कर चला गया, गेट बाहर से बंद कर दिया, चाबी अंदर फेंक दी। स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसेल की गिरफ्तारी के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया। राजशाही का विरोध करने पर पाब्लो हसेल को 4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसके हजारों समर्थक बार्सिलोना की सड़कों पर हैं। एक दिन पहले तो उसकी रिहाई की मांग कर रहे लोगों ने पूरे शहर में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। सड़कों पर रखे कूड़ेदानों को तो एक जगह जमा कर उसमें आग लगाने लगे। चंद मिनटों में ही पूरा शहर सुलग उठा। आग के शोले और धुएं से पूरा इलाका दहशत से भर गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ रास्तों पर मुस्तैदी दिखाई, लेकिन लोगों के गुस्से को शांत करना उसके लिए भी आसान नहीं रहा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग एक बैंक के अंदर शीशे तोड़कर घुसते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने बैंक के अंदर तोड़फोड़ भी की। हालात बिगड़ते देख वहां के प्रधानमंत्री भी मीडिया के सामने आए और लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील की। Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad. पिछले 4 दिनों से जारी इस प्रदर्शन में हिंसा भड़काने के आरोप में करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी खबर यूपी से। यूपी के कासगंज में सिपाही की हत्या के मुख्य आरोपी और शराब माफिया मोती सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 9 फरवरी को शराब माफिया मोती ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गया था। बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज में हमले का आरोपी मारा गया, जिसका नाम मोती था। 9 फरवरी को शराब माफिया मोती अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गए थे। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कासगंज में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी मोती मारा गया है। आपको बता दें, शराब माफिया मोती, पुलिस ने उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। काफी दिनों से इसकी तलाश थी। 9 फरवरी को इस शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गए थे। लेकिन यूपी पुलिस को ये कामयाबी मिली है
और इस शराब माफिया को ढेर कर दिया गया है, जिसका नाम मोती सिंह था और इसने यूपी पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गए थे। और बड़ी कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस को। कासगंज में हमले का ये जो आरोपी था उसको मार गिराया। कासगंज में सिपाही की हत्या का मुख्य आरोपी था मोती सिंह और इसके साथ उस पर काफी मामले दर्ज थे। शराब माफिया मोती सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया का विमान बिजली के खंभे से टकरा गया। विमान के सभी यात्री और क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बताया गया कि दोहा से आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान शाम 5:50 पर विजयवाड़ा पहुंचा, जहां वो बिजली के खंभे से टकरा गया। फ्लाइट के विंग को मामूली नुकसान पहुंचा है। विमान में सवार 19 यात्री विजयवाड़ा में उतरने वाले थे। किसान आंदोलन के बीच बीजेपी खाप से जुड़े लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सांसदों को विपक्ष की साजिश को नाकाम करने के लिए खाप और जाट समुदाय के लोगों से संपर्क करने का आदेश दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और राज्य के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के कई नेता मुजफ्फरनगर पहुंचे और देशवाल खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने चौधरी राजेंद्र सिंह से कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर बात की और इसी तरह बीजेपी नेता कई खाप चौधरियों के घर पहुंचे और उनसे बातचीत की। मुलाकात के बाद संजीव बालियान ने बताया कि पार्टी के निर्देश पर जाट समाज के मंत्री और पदाधिकारी खाप चौधरियों के घर जा रहे हैं और उन्हें कृषि सुधार कानूनों के फायदे बता रहे हैं। साथ ही खाप नेताओं को यह भी भरोसा दिया गया है कि कृषि सुधार कानून में कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाएगा। बिहार के समस्तीपुर से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पैक्स अध्यक्ष पर कुछ लोगों ने बीच सड़क पर हमला कर दिया। बताया गया कि पिछले 1 साल से हमलावरों से उसका विवाद चल रहा था और यही विवाद खूनी संघर्ष की वजह बन गया। कुछ मिनटों में ही समस्तीपुर का महादेव चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहां डंडे और लात घूंसों की बरसात होने लगी। इस मारपीट के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग पहले तो एक कार को निशाना बनाते दिखे, उसके बाद जान बचाने के लिए कार से बाहर भागे लोगों पर वार करना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट तक बीच सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। कुछ देर बाद घटना वाली जगह पर पुलिस भी पहुंच गई और मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आज से 1 वर्ष पूर्व हम लोग को हमसे झंझट किया था, उसमें फायरिंग भी किया था, हम बाल बाल बच गए थे। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और इसकी जांच में जुट गई। बंगाल में इस बार भी सत्ता का ख्वाब देख रही ममता बनर्जी बीजेपी से इस कदर डर गई हैं कि पार्टी को एक बार फिर चुनावी स्लोगन बदलना पड़ा है। इस बार ममता बनर्जी ने पार्टी के नए स्लोगन के जरिए बंगाल के सेंटीमेंट को छूने की कोशिश की है। बंगाल में टीएमसी का इमोशनल कार्ड, नए स्लोगन के सहारे सियासत चमकाने की कोशिश। बंगाल में ममता बनर्जी की बेटी वाली पॉलिटिक्स। लोकतंत्र के उत्सव में प्रयोग धर्मिता के अपने ही मायने हैं। कौन सा प्रयोग कब, कहां और कैसे कारगर साबित होगा, ये सत्ताधारी पार्टियों को बखूबी आता है। लगातार खिसक रहे सियासी जनाधार ने एक बार फिर ममता बनर्जी को भी प्रयोगों की पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया है। इसी कड़ी में कोलकाता से आई इन तस्वीरों ने ममता बनर्जी के इरादों को जाहिर कर दिया है। विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से ममता बनर्जी ने नए चुनावी स्लोगन के जरिए इमोशनल कार्ड खेल दिया है। पार्टी का नया चुनावी स्लोगन है बांग्ला निजेर मय के इचाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। একটা স্লোগানকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের কাছে যেতে চায়, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। এই স্লোগানের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের শত সহস্র সহকর্মী পৌঁছবেন। मां और बेटी का ये रिश्ता ममता बनर्जी को चुनावों से ठीक पहले क्यों याद आ रहा है, इसके पीछे भी अपनी ही कहानी है।
ममता जानती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी उनकी पार्टी को कितना बड़ा झटका दे चुकी है और ऐसी ही तस्वीर इस बार कुछ विधानसभा चुनावों को लेकर देखी जा रही है। माना जा रहा है कि 200 प्लस का दावा करने वाली बीजेपी विधानसभा चुनावों में भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। टीएमसी को पता है कि जरा सी रणनीतिक चूक पार्टी के सपने को तोड़ सकती है। इसके अलावा ममता बनर्जी ये भी जानती हैं कि बीजेपी में शामिल हो चुके टीएमसी के बागी नेता उन्हें कहां-कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। टीएमसी जानती है कि करीब 1.5-2 सालों से बीजेपी ने बंगाल में अपने जनाधार को कितना मजबूत कर लिया है। साथ ही ओवैसी का चुनाव मैदान में उतरना भी टीएमसी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिल सकता है। इतना ही नहीं, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति भी मुसीबत से कम नहीं है। अब जरा बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट को ही देख लीजिए। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ यहीं से मैदान में उतरेंगी। यदि उनको अपनी जीत का भरोसा है तो ये घोषणा भी करें, वरना ये समझा जाएगा कि आपको नंदीग्राम पर भरोसा नहीं। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले टीएमसी ने अपना ये नया स्लोगन जारी किया। पार्टी का दावा है कि ये फैसला दिल और दिमाग से लिया गया है। You can also clearly understand this message. So it's a very simple message. It's an honest message. It's a direct message. It's a message from here. It's also a message from here. No, one slogan, and that is Bangla Nijer Mekei Chai. So that's the slogan. It's a positive slogan. ममता का नया स्लोगन बंगाल की बेटी वाले सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से बाहरी और भीतरी की राजनीति करती आ रही टीएमसी ने इस स्लोगन से पार्टी में प्राण फूंकने की कोशिश की है। टीएमसी इस स्लोगन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ममता बंगाल की बेटी हैं और बीजेपी बाहरी शक्ति। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, दीदी ने अपना स्लोगन लॉन्च किया कि बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। दीदी की स्लोगन नहीं है ये, जो 500 करोड़ वो जो काटमानी लेकर जो उसको बिहार से लाया ना, जिसका इंटेलिजेंस खरीद के चुनाव जीतना चाहता है, वो उसका है। वो आईपैक का स्लोगन है। ये स्लोगन बंगाल में रिजेक्टेड। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी की तरफ से कोई नया स्लोगन दिया गया है। पहले भी कई मौके आ चुके हैं जब ममता बनर्जी ने जनता को लुभाने के लिए स्लोगन का सहारा लिया। लेकिन टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी की नजर में नए स्लोगन के कोई मायने नहीं है। पहले दीदी का बोला, दीदी के बोलो, रिजेक्टेड। दूसरा बांग्लार गर्व, रिजेक्टेड। तीसरा दीदीर दूध, ऑल्सो रिजेक्टेड। ये भी रिजेक्ट होने वाला है। अपने प्रदेश बनाने का घटिया काम ये कर रहा है, इसको जनता नकार देगा। इस बार इशू यही है, एक तो विकास, दूसरा बेरोजगार नौजवान की नौकरी, और तीसरा सेंट्रल स्टेट का रिलेशन, डबल इंजन का सरकार, और चौथा काटमानी तोलाबाजी का खिलाफ इस बार चुनाव होगा। तुष्टीकरण के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ चुनाव होने वाला। बंगाल विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी चुनौतियों से भरा है। सियासी हिंसा की आग ने कई जिलों को अपनी शिकंजे में कस रखा है। बीजेपी लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है। बैरकपुर से आई इन तस्वीरों को बंगाल में राजनीतिक हिंसा की एक बानगी माना जा सकता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक वर्ग की ओर से चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अचानक यहां हमला बोल दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस प्रशासन के सामने हुआ, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे खड़े रही। यही वजह है कि कश्मीर से सीआरपीएफ की कई कंपनियां बंगाल के अलग अलग जिलों में तैनाती के लिए पहुंच चुकी हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में कानून व्यवस्था का मामला अब हाथों से निकल चुका है। बीजेपी के बढ़ते कद से ममता इस कदर तिलमिला उठी हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को हिंसा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है। जो हिंसा है, आपके आज कार्यकर्ता, हिंसा टीएमसी की देन है, और हिंसा मुक्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल के लोग कमल का समर्थन कर रहे हैं। कमल खिलाने के लिए जनता सड़कों पर है, सैलाब उमड़ रहा है, और भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और हम लोग 200 प्लस सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने जा रहे हैं।
दरअसल बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारियां अब उस दौर में है जहां साम दाम दंड भेद वाली सियासत मुखर होती जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा से ताल्लुक रखने वाली पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व अभिनेत्री पामेला गोस्वामी को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। हालांकि खुद पामेला ने कोर्ट में पेशी से पहले दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साथ ही उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए सीआईडी जांच की मांग की। गंडगोल को गंडगोल को वहीं बीजेपी ने भी पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को एक साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी इस मामले में घसीट लिया है। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देखिए, पुलिस का मामला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मेरा जो सोच है उसकी फंसाया है, ये एक तरीका है, भतीजा का तरीका। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी पामेला गोस्वामी का बचाव किया है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में उनकी ही नहीं दूसरी पार्टी के नेताओं को भी ऐसे मामलों में साजिश के तहत फंसाया जा चुका है। বলার কিছু নেই, কিন্তু যে অপরাধে ওকে ধরা হয়েছে অপরাধের জন্য তার আইন আছে, কিন্তু এরকম বহু কার্যকর্তাকে গাঁজার কেস দিয়ে ঢোকানো হয়েছে। 6 কিলো গাঁজা, 8 কিলো গাঁজা, আর একজন তো পুরুলিয়ার টিচার এখনও সে জেলে আছে 3 বছর ধরে গাঁজার কেসে। তো এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী, এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যে আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। राजनीतिक हिंसा और आरोप प्रत्यारोप की इस घड़ी के बीच बीजेपी और टीएमसी ने चुनाव में बाजी मारने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन तय जनता को ही करना है कि उसे सियासत का स्लोगन रास आता है या फिर बीजेपी के बंगाल परिवर्तन का वादा। क्योंकि इतना तय है कि चुनावों से पहले जो जनता की नब्ज को भांप लेगा वही जनता के दिलों पर भी राज करेगा। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।